बादलों के घेरे भाग 2। रचनाकार हैं कृष्णा सोबती जी। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहर में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर ये नहीं लगा कि यही भुआली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छांव ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइन्स की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगलों से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सींचे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न ये सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, न ये सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतार के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पे होले होले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में हैं? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब ये सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएंगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है, अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर। लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नो की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था, न उत्कंठा थी, न उदासीनता ही। बस मन्नो की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा। बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड के से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया? चिंता का ये स्वर सुनकर बिटिया जरा सा हंस दी, फिर रुक कर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछोना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नो ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नो ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शाल लिए आई और कंधों पर उड़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी पीना नहीं है। मन्नो ने जैसे ना सुना ना मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई, मन्नो की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नो के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीरे से ऐसी बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ न कुछ लाना ही ठीक है, न यहाँ से कुछ ले जाना ही।
मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नो अंदर चली तो आप ही आप में मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नो मन्नो बोली नहीं। दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नो सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सका था? क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था? उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा, यही बह रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजन को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मुंह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ। क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया। बार बार नींद में लगता कि भुआली में ही हूँ। भुआली में सोया हूँ। वही पाइन्स की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नो के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नो अपनी उन्हीं 2 आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वह थोड़ा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा? मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन्हीं दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि? उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइन्स? नहीं, कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं न जाने की सुलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या? दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा के खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे? जी सकूंगा। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भुआली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं ना रुको? नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूँ, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा ना लज्जाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था
सोचता चला गया। मन न भुआली पर अटका, न पाइंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूँगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया था, वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले जा नहीं सकी। गाड़ी आ लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट हैं। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर सारा सामान ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहब जल्दी करो, जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा? माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी की संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवा कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर, और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वह हाथ मन से जिसे भुला चुका हूँ, उसे आज ही याद क्यों आना था? क्यों याद आना था? क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था? छुआ था नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाँ आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नू के पास से लौटा था तो लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नू शाल में लिपटी आराम कुर्सी पर अध लेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नू ने नीचे फैले शाल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नू चाहता हूँ, मन्नू से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यही कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ, आऊँगा फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मन्नू मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के ये कही जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे मन्नू। रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूं
पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूं? मुड़कर पीछे देखा और खींचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छुटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो, मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे, कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक न एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो, आगे बढ़ता हूँ, कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो, अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो बही चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर झटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नो, मन्नो। इसी पुकार को पलट कर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच्ची में ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थक कर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टिन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नमा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नो उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि यह झुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई विवशता थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मनो तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं। मनो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन वरदान मांगने हैं? अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ, ये कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मनो को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बींधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बांह से घिरते हुए कहा, मन्नो। मनो चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज में न उलाना था, न व्यंग्य था, न कटुता। बस जो कहने को था वही कहा गया। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया
और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नू को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइन्स की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नू के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों। अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं, ब्याह वाले घर के ऊंचे कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वह भी। एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवा और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन, घर द्वार, अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूं। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते ये हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष। संग संग लगे बिछो से दूरमग्न दिन रात। मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने। चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूं, किसी को छू कर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुंह छोटा कर दिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्रय की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन 2 बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर होले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार लूं कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया। न पास मीरा थी न बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटे ने। कमल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिलकर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच्ची सब चले गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नू के जाने को भांपकर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरे ही तरह अकेले में मन्नू रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सूध नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल बोली, रवि
मन्नो तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने की गांधीर्य को संभालते कहता हूँ। नहीं बुआ, नहीं। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले के उस रवि को कहती हैं, रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी, सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चूक गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आंख पोंछती हुई कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छूट गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कल वाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई छू न सके, ऐसे दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नों को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुहाली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भुहाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो, मन्नो। आज वह होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नो, मन्नो। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह अब पास ही नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर घूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उलझन आती है तो मीरा नहीं, मन्नों की आंखें ही सगी लगती हैं। खिड़की से सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छुटते छुटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं में समा जाऊंगा। ये कहानी जनवरी 1955 की।